29 जुलाई 2008 रामेश्वरम दर्शन 16वां दिन भाग 5। संपूर्ण देश से रामेश्वरम जाने वाले तीर्थयात्रियों की मांग के अनुसार 2003 में दक्षिण रेलवे ने रेल मंत्रालय को रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए 16 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजा था। सरकार बदलने के साथ वह भी ठंडे बसते चली गई। 1964 के चक्रवात से पहले धनुषकोडी एक उभरता हुआ पर्यटन और तीर्थ स्थल था। चूँकि सीलोन, अब जिसे श्रीलंका कहते हैं, केवल 27 किलोमीटर दूर है। धनुषकोडी और सीलोन के हलई मन्नार के बीच यात्रियों और सामान को समुद्र के पार ढोने के लिए कई साप्ताहिक फेरी सेवाएं थीं। इन यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहाँ होटल, कपड़ों की दुकानें और धर्मशालाएं थीं। धनुषकोडी के लिए रेल लाइन, जो तब रामेश्वरम नहीं जाती थी और जो 1964 के चक्रवात में नष्ट हो गई, सीधे मंडपम से धनुषकोडी जाती थी। उन दिनों धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, एक लघु रेलवे अस्पताल, एक पोस्ट ऑफिस और कुछ सरकारी विभाग जैसे मत्स्य पालन आदि थे। यह इस द्वीप पर जनवरी 1897 तक था, जब स्वामी विवेकानंद सितंबर 1893 में यूएसए में आयोजित धर्म संसद में भाग लेकर पश्चिम की विजय यात्रा के बाद अपने चरण कोलंबो से आकर इस भारतीय भूमि पर रखे थे। रामेश्वरम शहर से करीब 2.5 किलोमीटर पर उत्तर पूर्व में गंधमादन पर्वत नाम की एक छोटी सी पहाड़ी है। हनुमान जी ने इसी पर्वत से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी थी। बाद में श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहीं पर विशाल सेना संगठित की थी। इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहाँ श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इसे पादुका मंदिर कहते हैं। रामेश्वरम की यात्रा करने वालों को हर जगह राम कहानी की गूंज सुनाई देती है। रामेश्वरम के विशाल टापू का चप्पा चप्पा भूमि राम की कहानी से जुड़ी हुई है। एक जगह सीता जी को प्यास लगी थी, तो प्यास बुझाने के लिए राम जी ने धनुष की नोक से कुआं खोदा था। तो कहीं पर उन्होंने सेना नायकों से सलाह की थी, कहीं पर सीता जी ने अग्नि प्रवेश किया था, तो किसी अन्य स्थान पर श्री राम ने जटाओं से मुक्ति पाई थी। ऐसी सैकड़ों कहानियाँ प्रचलित हैं। यहाँ राम सेतु के निर्माण में लगे ऐसे पत्थर भी मिलते हैं जो पानी पर तैरते हैं। मान्यता अनुसार नल नील नामक 2 वानरों ने उनको मिले वरदान के कारण जिस पाषाण शिला को छुआ, वो पानी पर तैरने लगी और सेतु के काम आई। एक अन्य मतानुसार ये दोनों से सेतु विद्या जानते थे। मंदिर दर्शन के बाद हम वापस सीताराम धर्मशाला, जिसमें हमने अपने वस्त्र रखे हुए थे, लेने के लिए आए। पुनः ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन के लिए चल दिए।
रेलवे स्टेशन पर हमने दोपहर का भोजन किया। भोजन के बाद आराम किया। आज मेहरचंद जी अस्वस्थ होने के कारण हमारे साथ रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं जा सके थे। अब वे स्वस्थ हैं, शाम को उन्हें भी दर्शन करवा कर लाऊंगा। आज का रात्रि विश्राम रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ही होगा, शेष बाद में। सायं 4 बजे चाय के आगमन की सूचना हुई। मैं भी उठा, मुंह हाथ धोया, गिलास धोकर चाय डलवाई और पीने लगा। चाय पीने के बाद मैंने मेहरचंद जी से बात की कि चलो आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा कर लाते हैं। शाम को उनका स्वास्थ्य ठीक था। घर से वह रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के लिए गंगा जल भी लाए थे। उससे अभिषेक करने के लिए मेहरचंद जी तैयार हो गए। जाते हुए कुछ वस्त्र जिनको मैं प्रेस करवाना चाहता था वह भी ले लिए। रास्ते में एक धोबी था, उसको दे दिए और कहा कि वापसी में हम 1 घंटे के बाद ले लेंगे। अब की बार जिस रास्ते से हम गए थे वह मुख्य द्वार के बिल्कुल विपरीत दिशा में पड़ता है। वह दरवाज़ा बंद था, इसलिए हम मंदिर के परकोटा के दाएं हाथ से परिक्रमा करते हुए मुख्य द्वार तक आए। इस प्रकार हमारी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की आधी परिक्रमा भी हो गई। जैसा कि शास्त्र में वर्णित है कि शिवालय की परिक्रमा आधी होनी चाहिए। रामेश्वरम मंदिर की विशालता का अंदाजा इस बात से भी लगा लेना चाहिए कि इसकी आधी परिक्रमा भी 1 किलोमीटर लंबी है। मुख्य द्वार से मंदिर में प्रवेश कर गंगा जल पुष्प आदि भगवान को अर्पित कर वापस रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। रास्ते में धोबी से प्रेस किए वस्त्र लेकर रेलवे स्टेशन आ गए। लगभग 5 किलोमीटर सायंकाल का भ्रमण भी हो गया। सायं के 8 बज गए थे। भोजन के लिए बुला लिया गया था। हम अपनी बोगी में चले गए। भोजन करने के बाद वापस प्लेटफार्म पर आकर घूमने लगे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। घूमने में मन लग रहा था। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि सिक्योरिटी के एक व्यक्ति ने सुरक्षा कारणों से हमें अपनी बोगी से जाने के लिए कहा। हम बोगी में आ गए। थोड़ी देर में मैंने आज का वृतांत कलमबद्ध किया और अब डायरी बंद कर रहा हूँ। शुभ रात्रि। 16वां दिन भाग 5 समाप्त।